नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग आर्वत में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं हम लोग लूसेंट सीरीज चला रहे हैं। लूसेंट सीरीज जो कि बिहार पुलिस मद निषेध या फिर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, बिहार एसएससी के लिए, जीके जीएस के लिए ब्रह्मास्त्र है। लूसेंट आप पढ़िए और लूसेंट जो है एक बार आप देखिए लूसेंट पढ़ के। तो लूसेंट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जियोग्राफी पढ़ रहे थे। जियोग्राफी में हम लोग 3 टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं जियोग्राफी के साथ साथ। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी, और बायोलॉजी के साथ साथ हम लोग थोड़ा विविध को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ से कम पढ़ना था, हम लोग इसके ऊपर तक पढ़ चुके थे। ठीक है, सबसे शुरुआत करना है वायुमंडलीय दाब, पवन और वायु राशियाँ। ठीक है, तो देखिएगा वायु दाब क्या होता है। वायु दाब देखते हैं से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु दाब का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो माध्य समुद्र तल से जो समुद्र का तल होता है, समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा, जो वायुमंडल है, वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, है ना। आगे देखते हैं, सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायु दाब पारे के 76 सेंटीमीटर या फिर 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब होता है। समुद्र तल पर क्या होता है, सामान्य दशा में देखा जाए तो समुद्र तल पर वायु दाब जो होता है पारे के 76 सेंटीमीटर पर, पारा पे 76 सेंटीमीटर या फिर 760 मीटर ऊंचा स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब को कहते हैं। वायु दाब जो होता है वो बैरोमीटर से मापा जा सकता है। आपको वायु दाब अगर मापना है कितना है, तो किससे नापेंगे, तो बैरोमीटर से माप सकते हैं। वायुमंडलीय दाब को और मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। वायुमंडल जो दाब है, वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। क्या माना जाता है, एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। ठीक ना। आइए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे जो कि है देखिए दिया हुआ है, वायुमंडलीय दाब का इकाई जो होता है बार कहलाता है। जो वायुमंडलीय दाब होता है, अगर इसका इकाई पूछे क्या है, तो वायुमंडलीय दाब की इकाई हमारा बार होता है। क्या होता है, बार होता है। एक बार बराबर कितना, तो एक बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर कितना हो गया, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 10⁵ एक बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बार इक्वल टू 10⁵, एक बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए समझ में आ गया, ये बार हमारा क्या होता है, वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है। वायु दाब को मिली बार तथा पास्कल के में भी मापते हैं। इसको हम लोग वायु दाब को मिली बार से भी या फिर पास्कल में भी माप सकते हैं। किसमें मिली बार या फिर पास्कल में भी मापते हैं। व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली दाब की इकाई को हम लोग किलो पास्कल कहते हैं। व्यापक रूप से देखा जाए तो व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली जो दाब होती है, प्रयोग की जाने वाली दाब, इस दाब की इकाई को क्या कहते हैं, किलो पास्कल। क्या कहते हैं, किलो पास्कल कहते हैं। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार होता है। 1013 पॉइंट कितना होता है, 2 मिलीबार होता है। ठीक ना, समुद्र तल पर। अगर समुद्र तल पर देखा जाए तो औसत वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1013.2 मिलीबार, या फिर 1013.2 किलो पास्कल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, किलो पास्कल या फिर मिलीबार कह सकते हैं। ये क्या है, तो समुद्र तल पर औसत एवरेज वायुमंडलीय दाब होता है। समुद्र का अगर तल पे जाइएगा आप देखने, मान लीजिए ये समुद्र है और समुद्र के तल पर, मतलब ये हमारा तल हो गया ना, समुद्र के तल पर अगर वायुमंडलीय दाब देखा जाएगा तो कितना पास्कल रहता है, 1013.2 किलो पास्कल होता है, या फिर 1013.2 मिली बार होता है। तो बार में माप सकते हैं या फिर पास्कल में माप सकते हैं। हम लोग यहाँ पे देखे थे ना कि मिली बार में भी माप सकते हैं हम लोग वायु दाब को, पास्कल में भी माप सकते हैं वायु दाब को। तो वही कह रहा है 1013.2 मिली बार कहिए, 1013.2 या फिर पास्कल कहिए, किलो पास्कल, है ना। चलिए आगे देखते हैं, वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। वायुमंडल जो है, वायुमंडल के जो निचले भाग होता है, कौन सा भाग, नीचे वाला भाग जो होता है, उसमें वायु दाब जो होता है, वायु का जो दाब होता है ऊंचाई के साथ क्या होता है, तीव्रता से घटता है। ऊंचाई के साथ क्या होता है, तीव्रता से घटता है। यह जो ह्रास दर है प्रत्येक 10 मिलीमीटर की ऊंचाई पर
1 मिलीबार होता है। यह ह्रास दर कितना होता है? यह ह्रास दर जो होता है प्रत्येक 10 मिलीमीटर की ऊंचाई पर 10 मीटर की ऊंचाई पर यह ह्रास जो होता है 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार घटते जाता है, ठीक ना। जैसे जैसे ये 10 मीटर की ऊंचाई पर जाएगा वो मिलीबार 1 मिलीबार क्या हो जाएगा? घट जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे वायुमंडल में निचले भाग में देखा जाए तो वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। वायुमंडल में क्या होता है? निचला भाग जो होता है, निचला भाग में वायु का जो दाब होता है वो ऊंचाई के साथ मतलब हाइट के साथ क्या होता है? तेज़ी से घटता है। और यही ह्रास दर कितना होता है? 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये 265 मिलीबार हो जाएगा। 1 मिलीबार जब होता है वो 10 मीटर पे होता है, तो अगर 265 मिलीबार कितना पे हो जाएगा? 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब जो हो जाता है। एवं इतना कितना डिग्री सेंटीग्रेड मानक टेम्परेचर हो जाता है? तो इसका टेम्परेचर जो हो जाता है वो -49.7 डिग्री सेल्सियस मानक टेम्परेचर होता है। कितना होता है? -49.7 डिग्री सेल्सियस मानक टेम्परेचर होता है। तो ये तब हम लोग देख लिए थे वायुमंडल में जो दाब लगाया जाता है इसके बारे में, ठीक ना। वायु दाब के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। थोड़ा सा इसको हम लोग नोटिस करते हैं, यंत्र और आविष्कारक। तो पारद वायु दाब मापी, क्या लिखा है? पारद वायु दाब मापी मतलब एक होता है पारा द्वारा दाब मापी बनाया गया है। इसका आविष्कारक थे टोरिसेली। कौन थे? टोरिसेली जो थे वो पारा द्वारा वायु मापने वाले यंत्र बनाए थे, पारा के द्वारा, ठीक ना। कौन थे आविष्कारक? टोरिसेली थे। कौन थे? टोरिसेली थे। निद्रव वायु दाब मापी, निद्रव मतलब निद्रव वायु दाब मापी, बिना द्रव्य के ये वायु दाब मापी बनाए थे लुसियन बिडाई। कौन बनाए थे? लुसियन बिडाई जो थे ये निद्रव वायु दाब मापी बनाए थे। सेल्सियस थर्मामीटर कौन बनाए थे? सेल्सियस थर्मामीटर तो एंडर्स सेल्सियस ने बनाया था। एंडर्स सेल्सियस ने सेल्सियस थर्मामीटर का यंत्र का आविष्कार किए थे एंडर्स सेल्सियस ने सेल्सियस थर्मामीटर जो होता है सेल्सियस थर्मामीटर, इसके आविष्कार कौन थे? तो एंडर्स सेल्सियस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सेल्सियस थर्मामीटर के आविष्कारक थे एंडर्स सेल्सियस। केस आर्द्रता मापी जो होता है, केस आर्द्रता मापी, इसके आविष्कारक थे डी सॉसर। कौन थे? डी सॉसर। केस आर्द्रता मापी, आर्द्रता मापी जो होते हैं केस आर्द्रता मापी, इसके आविष्कारक थे डी सॉसर। कौन थे? डी सॉसर। चलिए याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ना था समदाब रेखा। क्या रेखा? समदाब रेखा। ऐसा रेखा जहाँ पे एक बराबर दाब लगाया जाए उसको समदाब रेखा बोलते हैं। तो वह कल्पित रेखा, काल्पनिक मतलब कल्पना जो है, ओरिजिनल थोड़ी रेखा है, कल्पना माना गया है। तो वह कल्पित रेखा जो समुद्र तल के बराबर, कितना? समुद्र तल जो है, मान लीजिए समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब, समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। घटाए हुए किसे मिलाती है? तो समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। समदाब रेखा जो होता है इसको हम लोग आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं समदाब रेखा को? आइसोबार, ठीक ना। समदाब रेखा कहते हैं इसको हम लोग, ठीक ना। और ये क्या करता है? समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब को, समुद्र तल के जितना भी बराबर होता है घटाया हुआ समान वायुदाब जो होता है, वायुदाब उसी स्थानों को ये मिलाती है, ठीक। और यही समदाब रेखा कहलाता है आइसोबार। वायुदाब को मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। वायुदाब को किस पे? मानचित्र पर किसे दर्शाया जाता है? तो समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। आगे देखा जाए तो पृथ्वी के धरातल पर 4 वायुदाब कटिबंध है। पृथ्वी के धरातल पर कितने वायुदाब कटिबंध होते हैं? 4 वायुदाब कटिबंध होते हैं, ठीक ना। जो क्या है ये वायुदाब कटिबंध है 4। कितने तरह के? 4 वायुदाब कटिबंध होते हैं। कितने? 4। देखिए सबसे पहले है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब। क्या नाम है? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पहले हो गया। ये विषुवत रेखा मतलब ये 0 डिग्री विषुवत रेखा पे होगा, ठीक ना। ये कैसा है? तो निम्न वायुदाब है। कैसा है? निम्न वायुदाब है। उसके दूसरा नंबर पे कौन आएगा? उपोष्ण उच्च वायुदाब। दूसरा नंबर पे क्या कौन सा? उपोष्ण उच्च वायुदाब। तो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब हो गया। तीसरा नंबर पे कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर पे है हमारा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। क्या नाम है? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। चौथा है ध्रुवीय उच्च वायुदाब। क्या नाम है? ध्रुवीय उच्च वायुदाब। ध्रुवीय उच्च वायुदाब। तो 4 तरह के हम देख लिए थे। ये चारों हम लोग एक एक करके कंप्लीट करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब। तो कहाँ पे होगा? ये विषुवत रेखा पे होगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो यहाँ पे हमारा ये है विषुवत रेखा, है ना। इसी के आसपास में जितना भी होगा निम्न वायुदाब आएगा विषुवत रेखा के आसपास के, है ना। तो यही हमारा देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है।
तो यह पेटी भूमध्य रेखा मतलब जो 0 डिग्री रेखा है 0 डिग्री भूमध्य रेखा में 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, 10 डिग्री उत्तर माने ऊपर और 10 डिग्री दक्षिण माने नीचे, तो 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में स्थित होता है, ठीक ना। और यहाँ सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, कितना, सालों भर। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि विषुवत रेखा के आसपास में सूर्य किरणें लंबवत पड़ती है 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे में, है ना। और यहाँ जो कह रहा है कि यहाँ साल भर क्या होता है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण टेम्परेचर हमेशा ऊंचा रहता है यहाँ पे उस विषुवत रेखा के आसपास। इसी कटिबंध में धरातलीय क्षैतिज पवन क्या होगी, धरातल का जो पवन होगी, क्षैतिज मतलब बहने वाली पवनें, ये नहीं चलती है, बल्कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर क्या होती है, ऊपर उठने लगती है और ऊपर उठती है और यही संवहनी धाराओं का जन्म देती है। यही जो है संवहनी धारा को जन्म देती है, कौन सी, तो यही विषुवत रेखा के आसपास जो क्षैतिज हवा बहती है वही ऊपर उठती है गर्म होने के बाद, और वही जो है संवहनी धारा को जन्म देती है। संवहनी मतलब ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसे करके जो होता है संवहनी बोलते हैं। और इसीलिए इस कटिबंध को शांत कटिबंध या फिर डोलड्रम कहते हैं। इसीलिए इस कटिबंध को क्या कहते हैं, शांत कटिबंध। क्यों, यहाँ पे बहता तो है नहीं हवा, ऊपर जाता है गर्म होकर फिर नीचे आता है ठंडा होने के लिए, फिर ऊपर फिर नीचे जगह, ऐसे करके ये शांत कटिबंध इसीलिए कहता है इसको। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, डोलड्रम कह सकते हैं। इस कटिबंध को हम लोग क्या कहते हैं, शांत कटिबंध या फिर डोलड्रम। तो क्वेश्चन पूछेगा डोलड्रम कहाँ पे होता है, तो विषुवत रेखा के आसपास होता है। शांत कटिबंध कहाँ देखने को मिलता है, विषुवत रेखा के आसपास देखने को मिलता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा शांत कटिबंध या डोलड्रम किसे कहते हैं, तो इसी कटिबंध को कहते हैं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब वाले, जो 10 डिग्री ऊपर उत्तर में है 10 डिग्री दक्षिण में है विषुवत रेखा के आसपास के, ठीक ना। शांत कटिबंध या फिर डोलड्रम कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, यह हिस्सा है जो निम्न वायुदाब वाला है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, डोलड्रम कहिए या फिर क्या कह सकते हैं, शांत कटिबंध कर सकते हैं, ठीक। और इसके ऊपर भी देखिए हमारा जो है उपोष्ण हो गया, ये जो है उपोष्ण देखिए लिख रहा है ना उपोष्ण, नीचे ऊपर भी, तो ये उत्तरी उपोष्ण हो गया, दक्षिणी उपोष्ण हो गया, उपध्रुवीय निम्न, उपध्रुवीय निम्न, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे ज़्यादा हम लोग का जो है मोटाई होता है, घूमेगा तो सबसे ज़्यादा वेग जो होता है किस पे रहेगा, विषुवत रेखा पे ही ना रहेगा, जिससे यहाँ पर अपकेंद्रीय बल सबसे अधिक होता है। अब यहीं पर सबसे ज़्यादा अपकेंद्रीय बल रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक घूमता है घूर्णन, तो अपकेंद्रीय बल वहीं पर ना रहेगा, कहाँ पर, विषुवत रेखा पर, जो वायु को पृथ्वी के पृष्ठ से परे धकेलता है। तो अपकेंद्रन मतलब क्या है, इसे बाहर की ओर इसे घुमा रहा है घुमा रहा है घुमा रहा है, तो ये बाहर की ओर ऐसे क्या लगाएगा, बाहर की ओर ये बल लगाएगा। अपकेंद्रन में क्या आप जानते हैं अपकेंद्रन बल क्या होता है, तो ये वायु को क्या करता है, बाहर की ओर धकेलता है। इसके कारण भी यहाँ पर क्या होता है, तो वायु दाब कम हो जाता है। वो बाहर की ओर धकेल रहा है, बाहर की ओर धकेल रहा है, बाहर की ओर धकेल रहा है, अपकेंद्रन बल लगा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तो वहाँ का वायु दाब कम हो रहा है। तो विषुवत रेखा पे वायु दाब क्या होता है, कम दिखाई देता है हम लोग को, क्यों, यही कारण है अपकेंद्रीय बल के कारण, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लिया हुआ है उपोष्ण उच्च वायु दाब, उपोष्ण उच्च वायु दाब, हमारा उपोष्ण देख लेते हैं। हमारा ये हमारा उपोष्ण होता है 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री, चाहे वो साउथ में जाइए चाहे वो नॉर्थ में जाइए, ठीक। ये भी 23.5 से कहाँ तक है, 35 तक है, इधर भी 23.5 से 35 तक नॉर्थ में, सॉरी साउथ में, इधर नॉर्थ में, है ना। तो यही कह रहा है कि उपोष्ण जो होता है, उपोष्ण उच्च वायु दाब उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में, हमारा जो है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ऊपर नीचे है गया ना। तो उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में क्रमशः कर्क और मकर रेखा यहाँ से 35 डिग्री अंशांश तक उच्च दाब पेटियाँ पाई जाती है। कहाँ से, कर्क रेखा से। कर्क रेखा किसको बोलते हैं, 23.5 को बोलते हैं ना, जो ऊपर में रहता है 23.5 डिग्री, और मकर रेखा जो नीचे हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ वाला, जिसको बोलते हैं। तो वहीं से 35 डिग्री अंशांश ऊपर या फिर नीचे दोनों तरफ, जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको चित्र में, यहाँ उच्च दाब होने के 2 कारण हो जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे उच्च दाब पेटियाँ पाई जाती है। अब एक ही 2 कारण है, पहला विषुवत रेखीय कटिबंध से गर्म होकर ऊपर उठने वाली ठंडी हवा क्या होती है, भारी होकर कर्क रेखा और मकर रेखा के 35 डिग्री अंशांश के बीच में उतरेगी और वहाँ पे उच्च वायुदाब उत्पन्न करेगी। और दूसरा क्या है, तो पृथ्वी के दैनिक गति के कारण
दिन रात जो होता है दैनिक गति होता है, दिन घूर्णन होता है दैनिक गति, इसके कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों में वायु की विशाल राशि और कर्क तथा मकर रेखा में 35 डिग्री अंशांशों के बीच में एकत्रित हो जाती है। उपध्रुव मतलब ध्रुव जो होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में जो वायु का विशाल राशि होता है, विशाल राशि हवा का, वो जो होता है कर्क और मकर रेखा में क्या होता है, तो 35 डिग्री अंशांशों के बीच में आके जमा हो जाता है, जिससे वहाँ पर उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। उच्च वायुदाब क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे थे विषुवत रेखा पे क्या हो रहा था, तो वायुदाब कम हो रहा था। वहीं हम लोग का क्या देखे थे, तो जो उपोष्ण उच्च वायुदाब है वहाँ पे वायुदाब ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उच्च वायुदाब देखने को मिल रहा है कहाँ पर, यही उपोष्ण उच्च वायुदाब, यहाँ पे हमारा क्या देखने को मिल रहा है, उच्च देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे निम्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन सा कारण था उपोष्ण उच्च वायुदाब का, हम लोग देख लिए थे। क्या कौन कौन सा, तो यही कर्क और मकर रेखा 35 अंशांशों के बीच में उतरती है। क्यों, क्योंकि जो वहाँ के जो रेखीय होती है, विषुवत रेखीय कटिबंध, वो गर्म होकर ऊपर उठने वाली होती है, वहाँ से ठंडी हवा आके वहाँ भरती है, भारी होकर कर्क और मकर रेखा पे क्या आती है, बीच में आके उतरती है। इसके कारण वहाँ पे उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। और दूसरा कारण है पृथ्वी के जो दैनिक गति कारण जो गोल घूमता है, पृथ्वी ध्रुवीय क्षेत्रों में वायु विशाल राशि कर्क और मकर रेखा से 35 डिग्री अंशांशों के बीच में इकट्ठा हो जाता है, जिससे उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। तो दो कारण हम लोग देख लिए। अब ये देखते हैं कि विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा 0 डिग्री से, विषुवत रेखा से 30 डिग्री से 35 डिग्री अंशांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब की पेटियाँ उपस्थित होती है। विषुवत रेखा से 30 डिग्री से 35 डिग्री जो अंशांश होते हैं, 30 डिग्री से 35 डिग्री अंशांश, तो 30 डिग्री से 35 डिग्री अंशांशों के मध्य में दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब की पेटियाँ क्या होती है, उपस्थित होती है। और इस उच्च वायुदाब वाली पेटी को अश्व अंशांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अश्व अंशांश कहते हैं। ठीक ना, तो अश्व मतलब तो घोड़ा होता है वैसे तो देखा जाए, तो इसी को अश्व अंशांश कह देते हैं, उच्च वायुदाब वाली पेटी को। यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को अश्व अंशांश कहते हैं। उपोष्ण जितना भी उच्च वायुदाब हो गया कैसा है, तो उच्च वायुदाब है उपोष्ण वाला कैसा है, तो उच्च वायुदाब है। और विषुवत वाला कैसा था, तो निम्न था ना। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब वाला को हम लोग क्या कह सकते हैं, अश्वांशांश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अश्वांशांश। ठीक ना। और इसका कारण यह है कि मध्य युग में क्या होता था ना, मध्य युग में यूरोप से जो खेती के लिए, यूरोप में खेती के लिए, किस लिए, खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह में पालदार जो होते थे, पालदार जलयान जो होता था, जाने वाला जलयानों में लाद कर घोड़े भेज जाते थे। क्यों, घोड़ा भेजा जाता था जलयान में लाद कर, कहाँ से, तो यूरोप में जो खेती किया जाता था, खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह से लाद कर भेजा जाता था घोड़ा। और इन जलयानों को, इन अंशांशों के बीच में वायु शांत रहने के कारण क्या होता था, आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी। और यही जो जलयान होते थे, इन जलयानों के अंशांश के बीच में क्या होता था, वायु शांत होता था। वायु शांत रहने के कारण इनको आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी। क्यों होती थी, वायु शांत रहने के कारण। अतः क्या होता था कि जलयानों का जितना भी भार अगर कम किया जाए, तो भार कम किया जाएगा तो क्या होगा, सही से वो चल पाएगा जलयान। तो इसको कम करने के लिए कुछ घोड़े को समुद्र में फेंक दिया जाता था। कुछ घोड़े को क्या किया जाता था, समुद्र में बेचारे को फेंक दिया जाता था। सो सैड। इसीलिए जो है घोड़ा से याद रखिएगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया अश्व अंशांश पेटी। इसका नाम क्या रखा गया, अश्व अंशांश। तो ये जो है अश्व अंशांश कैसा है, उच्च वायुदाब पेटी है। कैसा है, उच्च वायुदाब पेटी है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। अब हम लोग देखते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। पहले हम लोग विषुवत रेखा पे देखे थे, विषुवतीय निम्न वायुदाब था, उसके ऊपर गए थे उपोष्ण उच्च वायुदाब मिला। अब उसके और ऊपर जाएंगे तो हम लोग को उपध्रुवीय मिलेगा, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। उपध्रुवीय मतलब ध्रुव के जस्ट नीचे, ये हमारा ध्रुव हो गया दोनों तरफ, इसके जस्ट नज़दीक वाला को हम लोग बोलते हैं उपध्रुवीय, जो कि कितना पे, 45 डिग्री पे होता है। 35 से ऊपर जाइएगा, देखिए ये हमारा क्या हो गया, उपध्रुवीय हो गया ना। ऊपर वाला सबसे ध्रुवीय हो गया, उपोष्ण ये वाला हो गया, और ये तो विषुवत हो गया। जस्ट इसके अपोजिट नीचे भी होगा, सेम होगा ना। चलिए, तो यही कह रहा है, उपध्रुवीय वाला कह रहा है कि जो 45 डिग्री उत्तरी या फिर दक्षिणी,
दोनों क्योंकि सेम है, ऊपर नीचे दोनों सेम है, तो उपध्रुवीय हमारा 45 डिग्री जो हो जाएगा उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक तथा अंटार्कटिक। आर्कटिक हमारा ऊपर हो गया, अंटार्कटिक हमारा नीचे हो गया। तो आर्कटिक तथा अंटार्कटिक वृत्त के बीच में निम्न वायु भार की पेटियाँ पाई जाती है। कैसी? निम्न वायु भार की पेटियाँ पाई जाती है, जिसे उपध्रुवीय निम्न वायु दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? उपध्रुवीय निम्न वायु पेटी। तो समझिए कि जो है हम लोग, ये हमारा मान के चलिए ग्लोब हो गया, ये हमारा 0 डिग्री हो गया। तो ये जो हमारा कर्क, ये मकर, सॉरी ये कर्क हो गया, ये मकर हो गया, है ना। और ये हमारा 66.5 डिग्री हमारा, और ये हमारा ध्रुवीय, ये हमारा क्या हो गया? ध्रुवीय हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे इससे अच्छा हम लोग मैपे में ना पढ़ लें। तो ये जो हमारा था ये विषुवत हो गया, ये हमारा कैसा था ये? तो ये निम्न था। कैसा था? निम्न था ना। और ये उपोष्ण वाला कैसा है? ये दोनों जो है उपोष्ण वाला जो कैसा है? तो ये उच्च है। कैसा है? उच्च है। ये भी क्या है? उच्च है। और जो है उपध्रुवीय वाला फिर कैसा आ गया? फिर उपध्रुवीय वाला जो हमारा आ गया निम्न आ गया। क्या आ गया? निम्न आ गया। क्या आ गया? निम्न आ गया। और सबसे जो ऊपर ध्रुवीय वाला मिलेगा ये हमारा फिर से क्या आ जाएगा? तो उच्च आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उच्च आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उच्च, ठीक ना। चलिए पहले देखते हैं, जो 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों के बीच में निम्न वायु भार की पेटियाँ पाई जाती है। किसी निम्न वायु भार की पेटियाँ पाई जाती है, जिसे हम लोग उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियाँ कहते हैं। उपध्रुवीय क्या कहते हैं? निम्न दाब पेटियाँ कहते हैं। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियाँ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये तो हमारा कैसा हो जाएगा? उपध्रुवीय जो होता है वो निम्न वायु दाब पेटी होती है। अब देखते हैं ध्रुवीय उच्च वायु दाब। जैसा कि मैंने बताया था ध्रुवीय कैसा होगा? उच्च होगा। तो देखिए अब 80 डिग्री अगर उत्तरी या फिर दक्षिणी अक्षांश में जाइएगा, 80 से 90, 10 डिग्री के अंतराल में हमारा क्या पड़ेगा? ध्रुव मिलता है, 90 डिग्री पर ध्रुव मिलता है ना। तो 80 से ऊपर जाइए उत्तरी में, फिर 80 से नीचे जाइए दक्षिणी अक्षांश में। तो ये हमारा जो है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च दाब पेटियाँ पाई जाती है। कैसी होती है ये? उच्च दाब पेटियाँ पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे। अल्टरनेट चल रहा है, विषुवत रेखा से शुरुआत होगा, विषुवत हमारा निम्न हो गया, उपोष्ण हमारा उच्च हो गया, उपध्रुवीय हमारा फिर निम्न हो गया, अध्रुवीय हमारा उच्च हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा पवन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि वाइंड। तो पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब में, वायु जो दाब है पृथ्वी के धरातल पर क्या है? वायु का जो दाब है, प्रेशर है, वायु दाब क्षैतिज विषमताओं के कारण, क्षैतिज मतलब फैला हुआ चारों तरफ, जो विषमता है एक बराबर नहीं फैलने के कारण वायु हमेशा क्या होता है? उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे उच्च है, यहाँ पे निम्न है, तो उच्च से निम्न की ओर बहेगा ना। और यही जो क्षैतिज रूप से क्या हो गया? विषमता है, इधर उधर बराबर नहीं है, तो क्षैतिज रूप से जो इस गतिशील हवा को हम लोग क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। मान के चलिए उच्च से अब निम्न की ओर जा रहा है, तो हवा तो बहेगा ना एक तरफ से दूसरी तरफ, तो ये हमारा क्या कहलाता है? पवन कहलाता है, वाइंड कहलाता है, ठीक ना। उच्च से कहाँ जा रहा है? निम्न की ओर जा रहा है। अब देखते हैं, नोट में कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर दिशा, मतलब खड़ा वाला जो दिशा, ये हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा कहलाता है। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायु धारा, एयर करेंट कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा ऐसे ऐसे जो बहेगा ऊर्ध्वाधर में, ये जो हमारा क्या कहलाएगा? वायु धारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वायु धारा, एयर करेंट कहलाएगा। वायु धारा क्या कहलाएगा? एयर करेंट कहलाता है। पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के किस पर? धरातल पर क्षैतिज पवनें 3 संयुक्त प्रभावों का परिणाम है। कैसी है? क्षैतिज पवनें जो होती हैं, जो पवनें फैली हुई हैं, क्षैतिज पवनें, वो कैसी हैं? तो 3 संयुक्त प्रभावों का परिणाम है। 3 गो मतलब कि प्रभाव से मिलके ये जो पृथ्वी पर क्या बना हुआ है? पवनें बहती है। कौन कौन सी? तो पहला है दाब प्रवणता प्रभाव, दूसरा है घर्षण बल, दूसरा क्या है? घर्षण बल, तीसरा है कोरियोलिस बल। ये तीनों के कारण क्या होता है? तो पवनों का जो है क्षैतिज, मतलब कि पवनें बहा करती हैं एक तरफ से दूसरे तरफ। तो ये जो है पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें 3 संयुक्त प्रभावों के परिणाम से होती हैं। पहला दाब प्रवणता, दूसरा घर्षण बल, तीसरा कोरियोलिस बल। तो सबसे पहले दाब प्रवणता बल देखा जाए तो दूरी की प्रति इकाई पर, किस पे? दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने को दाब प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब के घटने को दाब प्रवणता कहते हैं। तो दाब प्रवणता का अर्थ क्या हुआ? कि दूरी के प्रति इकाई,
दूरी जो है, दूरी जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है उसकी प्रति इकाई पर दाब का क्या हो रहा है, दाब उस पर घट रहा है। दूरी बढ़ते जा रहा है, दाब उसका घटते जा रहा है। तो इसी को हम लोग दाब प्रवणता कहते हैं। यानी फिर से देखिए, यानी दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता कहलाता है। किसके संदर्भ में, दूरी के संदर्भ में। तो वही ना, दूरी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे दाब घट रहा है, तो दाब प्रवणता इसी को कहते हैं, ठीक ना। जहाँ समदाब रेखाएं पास पास हो, समदाब रेखाएं कहाँ हो, पास पास हो, वहाँ दाब प्रवणता अधिक होगा, और समदाब रेखाएं दूर दूर होगा तो वहाँ पे दाब प्रवणता कम होगा। तो हम लोग देख रहे थे कि दाब जो है दूरी के हिसाब से क्या हो रहा था, दाब परिवर्तन बदल रहा था। तो जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे दाब प्रवणता कम देखने को मिलेगा, जैसे जैसे नज़दीक रहेगा दाब प्रवणता ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो ये हमारा समझ में आया आपको। आगे देखते हैं घर्षण बल, ठीक ना। घर्षण बल मतलब क्या हो गया, घर्षण होगा, जाहिर सी बात है, यह पवनों की गति को प्रभावित करता है। ये जो है पवनों की गति को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, जिसको घर्षण बल बोल सकते हैं। देखिए, धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है, धरातल पर ही सबसे ज़्यादा घर्षण देखने को मिलेगा। कहाँ पर, धरातल पर। समुद्र के सतह पर घर्षण बहुत कम होता है। क्यों होता है कम, क्योंकि समुद्र का सतह है एक प्लेन होता है, और वहीं जो है जहाँ पे हम लोग धरातल पे, कभी कहाँ पे घर है, कभी पहाड़ है, ऊपर नीचे कुछ भी है, बहुत सारा चीज़ है, यहाँ पे घर्षण ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो वही कह रहा है कि धरातल पर जो है घर्षण ज़्यादा देखने को मिलता है, वहीं समुद्र के सतह पर घर्षण बहुत कम देखने को मिलता है। घर्षण बल का जो प्रभाव है प्रायः धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है। कहाँ तक, धरातल पर कहाँ से कहाँ, कितना से कितना किलोमीटर तक ऊंचाई तक मिलता है, तो 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये देखने को मिलता है घर्षण बल का प्रभाव। धरातल पर कितना किलोमीटर, 1 से लेके 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये घर्षण देखने को मिलता है। कितना से कितना, 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक देखने को मिलता है। आगे देखेंगे कोरियोलिस प्रभाव क्या होता है, कोरियोलिस इफेक्ट। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी जब घूर्णन करता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपने पवनें जो होती हैं अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं। पृथ्वी जब घूर्णन कर रहा है, मान के चलिए पृथ्वी घूर्णन के कारण क्या होगा, जो पवनें हैं, पवनें अपनी मूल दिशा में क्या होगी, विक्षेपित हो जाएगी, अपने मूल दिशा में वह विक्षेपित हो जाएगी, जाहिर सी बात है, और इसे ही कोरियोलिस बल कहेंगे। तो मान के चलिए ऐसे घूम रहा है हमारा पृथ्वी, तो पवन भी इसके साथ साथ घूमना शुरुआत कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे वो उसका पवन का दिशा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, विक्षेपित हो रहा है। तो इसी को हम लोग कोरियोलिस बल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल। तो जैसे मान के चलिए हवा यहाँ पे है, पृथ्वी ऐसे घूम रहा है, तो हवा को भी ऐसे घुमाने लगेगा। कैसे घुमाने लगेगा, ऐसे घुमाने लगेगा, ये इधर से ऐसे करके हवा घूमेगा ना। तो यही हमारा क्या कहलाता है, कोरियोलिस बल कहलाता है, ठीक ना। इसका नाम जो था ना, फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा था। कैसा वैज्ञानिक, फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पर ये कोरियोलिस बल का नाम कोरियोलिस पड़ा था। जिसने क्या किया था, सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन 1844 में किया था। जिसने सबसे पहले इस बल का प्रभाव का वर्णन कब किया था, 1844 में किया था। और इस बल के प्रभावाधीन उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी और तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनी बाईं ओर मुड़ जाती है। जैसा कि अभी बताया मैंने, ये हमारा हो गया उत्तरी दक्षिणी, और यहाँ पे जो होता है उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर ऐसे मुड़ती है और बायां में ऐसे मुड़ती है ना, यही हमारा कोरियोलिस बल कहलाता है। तो देखिएगा, इस विक्षेप को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने भी सिद्ध किया था। इस विक्षेप को एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फेरेल। ये फेरेल नामक वैज्ञानिक ने भी इस विक्षेप को क्या कर दिया था, तो सिद्ध किया था कि हाँ, ये बात जो है वो सही है। अतः इसे फेरेल का नियम भी कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में आ जाए फेरेल का नियम क्या है, तो हम लोग इसके कोरियोलिस बल के इफेक्ट से हम लोग समझ सकते हैं। फेरेल मतलब फेरना, ऐसे फेरिए हवा को, ऐसे फेरिए हवा को। तो ये जो है फेरेल का नियम क्या है हमारा, कोरियोलिस बल ही है। क्या है, कोरियोलिस बल ही है। तो फेरेल्स लॉ का मतलब हो गया कोरियोलिस इफेक्ट। क्या हो जाएगा, कोरियोलिस इफेक्ट। इसे बाइज वेलेट नियम के द्वारा भी समझा जा सकता है। इसे और कौन सा नियम द्वारा समझा जा सकता है, तो बाइज वेलेट नियम द्वारा, बाइज वेलेट नियम के द्वारा इसे हम लोग समझ सकते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो, किधर, उत्तरी गोलार्ध, मान के चलिए उत्तरी गोलार्ध में पवन बह रहा है, पवन की ओर अगर पीठ करेगा, इधर पीठ कर दिया और इधर उधर हाथ कर दिया, पीठ कर दिया, खड़ा हो, तो उच्च दाब जो है उसके दाईं ओर, उच्च दाब किधर, उसके दाईं ओर, मतलब राइट साइड में उच्च दाब उसके दाईं ओर तथा निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। उच्च दाब किधर होगा, उसके दाईं ओर, और निम्न दाब उसके बाईं ओर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये।
कि अगर कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो जाए, पवन बह रहा है उधर पीठ कर ले, तो उसका जो है उच्च दाब किधर देखने को मिलेगा, तो उसके दायां हाथ की तरफ देखने को मिलेगा, और उसका जो निम्न दाब किधर देखने को मिलेगा, तो उसके बाएं हाथ की तरफ देखने को मिलेगा। तो दायां की तरफ उच्च और बायां की तरफ निम्न। ये कब हो रहा है, जब वो पवन की ओर पीठ कर रहा है तब कर रहा है। पीठ अगर कर रहा है, अगर पवन की तरफ वो अपना फेस करेगा तो जस्ट अपोजिट उल्टा हो जाएगा ना। यहाँ पे समझ वाला बात है। पवन की ओर अगर पीठ कर रहा है तब उच्च, दाहिना तरफ उच्च दाब और बायां तरफ निम्न दाब। वहीं पवन की ओर फेस करके देखेगा तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। उच्च दाब किधर हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा, निम्न दाब किधर हो जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित इसके ठीक विपरीत होगी। तो ये तो उत्तरी गोलार्ध का बात हो गया जो भी हम लोग अभी देखें, और जस्ट इसके अपोजिट में दक्षिणी गोलार्ध में कन्फ्यूज नहीं होना है। दक्षिणी गोलार्ध में ये जो उत्तरी गोलार्ध में काम हो रहा था उसका अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में हो रहा था। जब वो पीठ कर रहा है तब पीठ करके वो किधर, तो पवन के सामने पीठ करेगा तब जाके वो ऐसा काम करेगा। उत्तरी में और दक्षिणी में इसका उल्टा अपोजिट काम करेगा। दक्षिण गोलार्ध में स्थित इसके ठीक विपरीत होगी। कोरियोलिस बल जो है अंशांशों के कोण के सीधा समानुपाती बढ़ता है। कोरियोलिस बल कैसे बढ़ता है, तो अंशांशों के जो कोण होते हैं इसके सीधा समानुपात में ये बढ़ते रहता है कोरियोलिस बल। यह ध्रुवों पर सबसे अधिक केवल विषुवत पर अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित मतलब थोड़ा सा भी नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा, तो विषुवत रेखा पे जो होता है, अब यहाँ पे कोरियोलिस बल कैसे इफेक्ट करेगा। जो मान के चलिए गेंद है, तो यहाँ जब किनारा पे ना देखने को मिलता है, जितना भी गोल गोल घूमेगा ये, तो किनारा पे ऐसा इफेक्ट ज़्यादातर देखने को मिलेगा, बीच में थोड़ी देखने को मिलेगा, केंद्र में थोड़ी देखने को मिलेगा। और ये विषुवत रेखा कहाँ पे होता है, केंद्र के आसपास में गया रहता है। तो इसीलिए विषुवत वृत्त पर यह अनुपस्थित रहता है कोरियोलिस बल। कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ध्रुवों पर ज़्यादा ये देखने को मिलता है। सबसे अधिक कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ध्रुवों पर देखने को मिलता है। यानी ध्रुवों पर पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप, और विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं ना होगा। विषुवत रेखा पे कोई विक्षेप होगा पवनों की दिशा में, नहीं होगा। और वही ध्रुवों पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, तो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण मिलेगा। कोरियोलिस बल जो है दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। कैसे काम करता है, दाब जो है दाब प्रवणता बल हम लोग अभी देखे थे ऊपर में। दाब प्रवणता बल ये जो हम लोग देखे थे दाब प्रवणता बल, इसमें क्या हो रहा था, जैसे जैसे दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन बल बढ़ रहा था। दूरी अगर बढ़ रहा था तो उसके साथ साथ दाब प्रवणता कम हो रहा था। दूरी नज़दीक हो रहा था तो दाब प्रवणता ज़्यादा हो रहा था, ठीक ना। तो यही हमारा जो है हमारा दाब प्रवणता कहलाता है। और यही कह रहा है कि कोरियोलिस बल जो होता है दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। किस पे काम करता है, दाब प्रवणता के समकोण पर यह काम करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। कैसा होता है, समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। दाब प्रवणता बल जो है समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा। कहने का मतलब जितनी भी दाब प्रवणता अधिक होगी, दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी पवनों का वेग क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। और पवनों की दिशा क्या होगी, पवनों की दिशा भी उतनी ही क्या होगी, अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण इन जो दो बल हैं, इन दो बलों के एक दूसरे पे समकोण ऐसे होता है, समकोण पे होने के कारण क्या होगा, तो निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती है। निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती है। विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है, अभी हम लोग देखे थे। और पवनें क्या होती हैं, समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है। पवनें क्या होती है, तो समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है। समदाब रेखाओं कैसे बहती है पवनें, तो समकोण पर बहती है, ध्यान रखिएगा। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने की बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। विषुवत वृत्त के नज़दीक में क्या होगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनेगा, नहीं बनेगा। चलिए यहाँ तक तो हम समझ गए। अब थोड़ा देखते हैं वायु दाब और पवनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक ना। इसको समझते हुए हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, तो वायु दाब और पवनें, सबसे पहले देखा जाए तो देखिएगा, पवनों का वेग व उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम है। उनकी वेग और उनकी दिशा ही क्या करेंगे, उनके बलों का परिणाम बताएंगे कि उनके बल कैसे हैं। उनकी दिशा और पवन
क्या करेंगे, उनका वेग ही उनको बताएंगे। देखिए पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर, कितना, पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर, हाइट पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती है। मतलब पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कितना, पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होगा, तो ऊपरी जो वायुमंडल होता है उसमें पवनें जो होती है वो धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती है। क्यों, क्योंकि 2 से 3 किलोमीटर तक ही धरातल होता है, और उससे ऊपर जाइएगा ऊंचाई पर तो इसमें धरातलीय घर्षण होगा नहीं होगा, इसीलिए वो धरातलीय घर्षण से क्या होती है, प्रभाव से मुक्त हो जाती है। क्या होती है, मुक्त हो जाती है। और मुख्यतः दाब प्रवणता तथा कोरियोलिस बल से नियंत्रित होता है। और मुख्यतः क्या होगा, दाब प्रवणता तथा कोरियोलिस बल, इससे वह नियंत्रित होता है। ठीक ना। जब समदाब रेखाएं सीधी हो और घर्षण का प्रभाव न हो, समदाब रेखाएं क्या हो, सीधा हो जाए और घर्षण का प्रभाव न हो तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है। और दाब प्रवणता बल क्या होता है, तो कोरियोलिस बल से एकदम बराबर संतुलित हो जाता है। और फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है। और फलस्वरूप क्या हो जाएगा, जो पवनें होगी वो समदाब रेखा के समानांतर बहेगी। कैसे बहेंगी, समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है। और ये पवनें जो हैं भूविक्षेपी गैस्ट्रोफिक पवनों के नाम से जानी जाती है। भूविक्षेपी मतलब भूमि पे फैलना को भूविक्षेपी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये जो हमारा क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक ना। ये तो हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या दिया हुआ है, ये एक बार इसको देखना पड़ेगा गूगल पे। चलिए आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ, जो निम्न दाब क्षेत्र है उनके चारों तरफ पवनों का जो है परिक्रमण, पवनों का परिक्रमण कैसा, चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। जहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र है, निम्न दाब क्षेत्र कहाँ कहाँ पर था, तो विषुवत वाला था और उपध्रुवीय वाला था। वहाँ पे चारों तरफ पवनों का परिक्रमण जो होता है वो चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। और उच्च वायु दाब क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा होना प्रति चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। इन प्रणालियों में पवनों की दिशा दोनों गोलार्धों में भिन्न हो जाती है, ठीक ना, अलग अलग हो जाती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ है, चक्रवात तथा प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा का प्रारूप। तो दाब पद्धति, केंद्र में दाब की दिशा, पवन दिशा का प्रारूप। देखिएगा चक्रवात जो है दाब पद्धति में निम्न के दाब की दशा कैसे होगी, निम्न होगी। केंद्र में दाब की दशा कैसे होगी, तो निम्न होगी। देखिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होगा पवनों की दिशा का प्रारूप। उत्तरी गोलार्ध में कैसे होगा, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के ये अनुरूप होगा। जैसे घड़ी की सुई बहता है ऐसे करके चलता है, ऐसे होगा। और उत्तरी गोलार्ध में कैसे होगा, ऐसे होगा। कैसे होगा, उल्टा होगा, विपरीत होगा पवन की दिशा का प्रारूप, ठीक ना। ये हमारा क्या कह रहा है, तो चक्रवात में कह रहा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर देखा जाए तो वो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, मतलब ऐसे जा रहा है दक्षिणी में, और उत्तरी में ऐसे जा रहा है। उत्तरी में कैसे जा रहा है, सॉरी, उत्तरी में जो है उसके विपरीत जा रहा है। उत्तरी में कैसे जा रहा है, इसके विपरीत जा रहा है, ऐसे जा रहा है। प्रति चक्रवात उच्च में देखा जाए तो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, मतलब ऐसे जाता है उत्तरी में। वहीं दक्षिणी में कैसे जाएगा, तो दक्षिणी में ये हमारा ऐसे जाएगा, उल्टा जाएगा, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत जाएगा। तो हम लोग को बस याद रखना है कि घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप कब कब जाएगा, तो जो वो चक्रवात में जब रहेगा तो वो दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देगा। घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देगा चक्रवात में। और प्रति चक्रवात में जाएगा तो जो वो उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देगा। किधर दिखाएगा, उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देगा। तो यहाँ पे थोड़ा समझ वाली बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो होता है, पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न व दाब उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले वायु परिसंचरण से संबंधित ही होता है। प्रायः निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अभिसरित होंगी और ऊपर उठेगी, और उच्च दाब क्षेत्रों में क्या होगी, उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतलन होगा और धरातल पर अपसरित होगी। अपसरण और अभिसरण देखते हैं। अभिसरण निम्न और अपसरण उच्च सतह। देखिएगा, अभिसरण के अतिरिक्त वायु भ्रमिल रूप में संवहन धाराओं में प्रवर्त के साथ साथ और वार्ताग्र के सहारे ऊपर उठती है, जो कि बादल बनने व घर्षण के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है, बादल बनने के लिए, घर्षण के लिए आवश्यक होता है। ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक थोड़ा हमको टफ लगा है,
क्योंकि इसमें इतना हमको समझ में नहीं आया, जाहिर सी बात है। आप लोग इसको एक बार खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट। मिलते क्या हैं, इसको कंप्लीट करना है बायोलॉजी को। बायोलॉजी 384 पेज नंबर खोली है, इसको पढ़ के तब हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये वाला भले हम लोग अगले पार्ट में बना लेंगे। विविध जो है, ये सारा विविध को हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। बशर्ते बस एक पन्ना, एक पेज और बचा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। बायोलॉजी है, मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं। ये हमारा कल्चर है अर्बोरी कल्चर। यह वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है। इसमें जो होता है वृक्ष का उत्पादन किया जाता है, इसको बोलते हैं अर्बोरी कल्चर, है ना। वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं, वृक्ष का उत्पादन किया जाएगा उसमें, जिसमें वृक्षों का उत्पादन किया जाएगा, उसको अर्बोरी कल्चर बोलेंगे। आर्कियोलॉजी में क्या लगता है आपको, आर्कियोलॉजी मतलब क्या होगा, तो पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा आर्कियोलॉजी कहलाएगा। आर्कियोलॉजी क्या कहलाएगा, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स में आपको क्या लगता है, तो यह नक्षत्रों से जुड़ा होगा। और भौतिक फिजिक्स लगाया तो भौतिक, नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिक विज्ञान की शाखा। तो कितना अच्छा नाम है, खगोल भौतिक विज्ञान। आगे देखते हैं कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स इस शाखा के अंतर्गत, वाव, इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियाँ संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है कैलिस्थेनिक्स में। किसमें, कैलिस्थेनिक्स में शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायाम की विधियाँ संबंधी विज्ञान का क्या होता है, अध्ययन होता है। कैलिस्थेनिक्स में याद रखिएगा क्या होता है, शारीरिक शरीर का सौंदर्य और शक्तिवर्धक व्यायाम। कॉन्कोलॉजी, देखिए कॉन्कोलॉजी में इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान, जिसको मोलस्क विज्ञान के अध्ययन कहा जाता है, मोलस्का अध्ययन शंख विज्ञान बोला जाता है। मोलस्का किस में आएगा, सब ये सब जितना भी आता है, घोंघा ओंघा, ये सब मोलस्का में आता है ना, तो यही जो होता है शंख विज्ञान भी कह सकते हैं कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी को क्या बोलते हैं, मोलस्का विज्ञान या फिर शंख विज्ञान कह सकते हैं। कॉन्कोलॉजी को क्या कह सकते हैं, कॉन्कोलॉजी को शंख विज्ञान या फिर मोलस्का विज्ञान। कैलिस्थेनिक्स में क्या था, तो शारीरिक सौंदर्य था, शक्तिवर्धक व्यायाम था, ये सब का अध्ययन किया जाता था कैलिस्थेनिक्स में। तो हम तो जा रहे हैं कैलिस्थेनिक्स का तैयारी करने। चलिए आगे देखते हैं कॉस्मोगोनी। कॉस्मोगोनी इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांडोत्पत्ति का सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ था। तो कॉस्मो लगा हुआ है तो ब्रह्मांड से तो जुड़ा ही होगा। गोनी, गोनी मतलब उत्पत्ति, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत हम लोग कॉस्मोगोनी में पढ़ते हैं। कॉस्मोग्राफी, देखिए इसमें कॉस्मो लगा है, इसमें भी ग्राफी लग गया है, इसमें क्या होगा, तो हम लोग विश्व की रचना जो हो गया, ब्रह्मांड हो गया, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसमें ज्ञान का अध्ययन करते हैं, विश्व की रचना कैसे हुआ, ग्राफ मैंने कैसे बनाया गया विश्व को, विश्व की रचना, कॉस्मोग्राफी। अगर अर्थ निकालेगा ना तो आप निकाल सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो, देखिए इसके अंतर्गत क्या होगा, गुड लेखन, बीज लेखन, ये सब का ज्ञान किया जाता है क्रिप्टो में। कैसा, गुड लेखन या फिर बीज लेखन का अध्ययन किया जाता है क्रिप्टोग्राफी में। क्रिप्टोग्राफी में एपिग्राफी में क्या होता है, तो इसके अंतर्गत शिलालेख, एपी मतलब क्या होता है, आपको पता है शिलालेख होता है, एपिग्राफी है ना, एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है ना। चलिए आगे देखिए, बताइए एथनोग्राफी। एथनोग्राफी का मतलब हो गया इस मानव जाति का अध्ययन, किसका अध्ययन, मानव जाति का अध्ययन, इथनोग्राफी। इथनोग्राफी, इथनोग्राफी देखिए हम तो पहली बार सुन रहे हैं। इथनोग्राफी का मतलब होता है मानव जाति का अध्ययन, कि मानव जो जाति है इसके बारे में अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है, इथनोग्राफी। क्या कहलाता है, इथनोग्राफी, है ना। इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी, ठीक है। इथोलॉजी, देखिए इथोलॉजी क्या है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो प्राणियों के आचार विचार कैसा है उसका, इथोलॉजी। इथोलॉजी मतलब उसका आचार विचार, जितना भी प्राणी है उनके आचार विचार का अध्ययन किया कहलाता है, इथोलॉजी कहलाता है। एथनोग्राफी क्या था, एथनोग्राफी, एथनोग्राफी में मानव जाति का अध्ययन हो रहा था, और वहीं इसमें मानव जाति का अध्ययन हो रहा था एथनो में। इथो में क्या हो रहा है, इथो में आचार विचार का अध्ययन हो रहा है। तो दोनों एक ही जैसा मिलता जुलता है, एथनो एथो, इथनो एथो,
तो एथनो अगर लग जाए एथनो तो इसमें मानव जाति का अध्ययन करेंगे। अगर इथोलॉजी लग जाए लॉजी तो उसमें हम लोग आचार व्यवहार का अध्ययन करेंगे। आचार विचार का क्या करेंगे तो अध्ययन करेंगे। इथोलॉजी में आचार विचार का अध्ययन करते हैं प्राणी का। जीनिकोलॉजी, जीनिकोलॉजी मतलब अब जेनेटिक्स में लगा हुआ है, जेनेको लगा है ना तो जेनेटिक्स से कोई रिलेट होगा देखिएगा। तो जीवों की जाति, जाति हो गया ना वही जेनेटिक्स वाला ही, तो जातियों के विभेद का अध्ययन किया जाता है जीनकोलॉजी में। जियोडेसी, अब ये जियोडेसी क्या है देखिएगा। जियोडेसी, जियोडेसी में इस के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। भूगणित जो ज्ञान है भूगणित, इसका अध्ययन किया जाता है जियोडेसी में। जियोडेसी में किसका अध्ययन किया जाता है तो भूगणित ज्ञान। जो भूगणित ज्ञान है, भूमि का जो गणित है, भूमि के गणित के बारे में जो ज्ञान हम लोग धरती के जो है जियो मतलब क्या हो गया धरती, धरती के जो गणित में हम लोग जो ज्ञान का अध्ययन करते हैं हमारा जियोडेसी कहलाता है। क्या कहलाता है जियोडेसी। जियो मेडिसिन का होता है, जियो मेडिसिन, तो जियो इसमें भी लगा हुआ है। तो देखिए तो ये भी किससे रिलेट करेगा धरती से ही रिलेट होगा। देखिएगा कि यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जियो मेडिसिन, मेडिसिन लगा हुआ तो औषधि तो जुड़ा ही होगा। तो देखिए तो ये जियो मतलब धरती के औषधि के मतलब औषधि शास्त्र की वह शाखा जिसके जलवायु और वातावरण के स्वास्थ्य का प्रभाव, इसमें हम लोग धरती के जलवायु और वातावरण जियो मेडिसिन, इसका हम लोग क्या करते हैं अध्ययन करते हैं जियो मेडिसिन में। आगे देखिएगा हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी देखिए, हीलियो मतलब होता है, हेली मतलब होता है सूर्य, तो सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा जो किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हेलियोथेरेपी। क्या कहते हैं हेलियोथेरेपी। हाइड्रोपोनिक्स आप लोग पता है कि इसके अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स है ना, जल में क्या किया जाता है जल संवर्धन मतलब पौधा उगाना को हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कह सकते हैं। जल में पौधा उगाना बिना मिट्टी के वजह। हाइड्रोस्टेटिक्स क्या देखिए हाइड्रोस्टेटिक्स इस शाखा के अंतर्गत द्रव एस्थेटिक का अध्ययन होता है। किसका द्रव एस्थेटिक का अध्ययन किया जाता है हाइड्रोस्टेटिक्स। हाइड्रो पानी जल, जल का क्या होना है स्टैटिक्स, तो हाइड्रोस्टैटिक मतलब द्रव्य एस्थेटिक, स्टैटिक्स मतलब स्थैतिक, वही द्रव्य एस्थेटिक्स का अध्ययन किया जाता है। लेक्सिकोग्राफी देखिए क्या होता है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी इस यह शब्द को संकलन तथा लिखने की कला होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं लेक्सिकोग्राफी में ग्राफी लगा हुआ है तो इसमें जरूर से हम लोग लेक्सिकोग्राफी देखिए तो शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला होती है लेक्सिकोग्राफी में। लेक्सिकोग्राफी में क्या होती है शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला को हम लोग क्या बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला। न्यूमेरोलॉजी, न्यूमोर मतलब किससे जाएगा जाहिर सी बात है ये जो है न्यूमेरोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंकों का अध्ययन किया जाता है। किसके अच्छा सॉरी नंबर नंबरोलॉजी लिखा हुआ है, न्यूमेरोलॉजी नहीं लिखा हुआ है नंबरोलॉजी। क्या लिखा हुआ है नंबरोलॉजी, नंबर मतलब अंक हो गया तो नंबरोलॉजी, इसको ठीक से ध्यान देना है। नंबरोलॉजी जो है अंकों का अध्ययन किया जाएगा। न्यूमिस्मेटिक्स हम लोग फिर से देख रही है, एगो यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक्स था। न्यूमिस्मेटिक्स में क्या होता है न्यूमिस्मेटिक्स में शाखा का पुराने सिक्कों का अध्ययन करता है क्वाइन का। तो न्यूमेरिमेटिक्स हम लोग पीछे भी देखे थे। न्यूमिस्मेटिक्स में हम लोग सिक्कों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स में। फाइकोलॉजी क्या कहते हैं फाइकोलॉजी, तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी, और माइकोलॉजी मतलब कौकों का अध्ययन हम लोग पढ़े थे। सेलिनोलॉजी क्या बोलते हैं सेलिनोलॉजी, चंद्रमा के मूल स्वरूप का तथा गति के वर्णन का अध्ययन हम लोग करते हैं। किसमें सेलिनोलॉजी में। किसमें सेलिनोलॉजी में। सेलिनोलॉजी में चंद्रमा के मूल स्वरूप, चंद्रमा का स्वरूप कैसा है, चंद्रमा का स्वरूप कैसा है और उसका गति के वर्णन का अध्ययन हम लोग करते हैं। किसमें सेलिनोलॉजी में। किसमें करते हैं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सेलिनोलॉजी में क्या हम लोग देखते हैं सेलिनोलॉजी में, तो चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन, चंद्रमा के मूल स्वरूप कैसा है और उसका जो गति कैसा है इसका अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं सेलिनोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं सेलिनोलॉजी में करते हैं। सेलिनोलॉजी में करते हैं। सेरीकल्चर आप लोग पता है रेशम के कीड़े का पालन किया जाता है। टेलीपैथी में क्या होता है तो मानसिक संक्रमण, मानसिक मतलब दिमाग जो में संक्रमण जो होता है मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन हम लोग करते हैं टेलीपैथी में। किसमें टेलीपैथी में। टेलीपैथी में क्या करते हैं तो मानसिक संक्रमण का अध्ययन, मानसिक संक्रमण जो होता है मानसिक संक्रमण उसका अध्ययन हमको क्या कहते हैं टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी कहते हैं। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन, हिप्नोटाइज नहीं किया जाता है तो हिप्नोटाइज मतलब नींद हो जाता है, तो हिप्नोलॉजी हमारा नींद का अध्ययन करते हैं। ठीक ना, बेहोशी का अध्ययन नहीं करते हैं, क्या करते हैं नींद का अध्ययन करते हैं हिप्नोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है तो विषों के आधार, टॉक्सिक मतलब क्या हो गया विष हो गया ना, तो टॉक्सिक इसके अंतर्गत विषों के बारे में अध्ययन करते हैं टॉक्सिकोलॉजी।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। स्वप्नों के अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहते हैं। ओनिरोलॉजी किसको कहते हैं? स्वप्नों का अध्ययन। यहाँ से याद रखिएगा, स्वप्नों के अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहते हैं, ओनिरोलॉजी कहते हैं। मनुष्यों के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी। और हम लोग एक और देखे थे सौंदर्य से रिलेटेड, कौन था? कैलिस्थेनिक्स। क्या था? कैलिस्थेनिक। ये भी सौंदर्य से रिलेटेड था, ठीक ना। और एगो क्या कह रहा है? तो मनुष्य के सौंदर्य अध्ययन को हम लोग कैलोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोलॉजी। कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोलॉजी कहते हैं। जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। जब जीवन की उत्पत्ति हुआ उस समय ऑक्सीजन था? नहीं था। बताइए, बिना ऑक्सीजन का जीवन की उत्पत्ति हो गया। बिना ऑक्सीजन का क्या हो गया? जीवन का उत्पत्ति हो गया। कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। शरीर में सबसे दृढ़ मतलब मजबूत दांत कौन सा होता है? तो एनामेल होता है, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का होता है, ये एनामेल होता है, जो सबसे क्या होता है? मजबूत जगह होता है दांत का, एनामेल। मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुषों में क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, न कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर। ये तो सबको पता है। सबसे तेज तंत्रिका जो होता है, आवेग जो होता है, 532 किलोमीटर पर घंटा होती है। सबसे तेज तंत्रिका किसका है? सबसे तेज जो है वो तंत्रिका आवेग होता है। और ये कितना किलोमीटर पर घंटा? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे तेज चलने वाली तंत्रिका आवेग जो होती है वो 532 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से वो चलती है। कितना? 532 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से तंत्रिका आवेग चलती है। सबसे तेज तंत्रिका आवेग कितना है? 532 किलोमीटर पर घंटा। कुछ ज़्यादा भी नहीं है, 532 किलोमीटर पर घंटा। मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल जो है 93 वर्ग मीटर होता है। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है कि मनुष्य का जो फेफड़ा है उसका अंदर का जो क्षेत्रफल है कितना वर्ग मीटर होता है? तो 93। कितना? 93 वर्ग मीटर होता है, ठीक है। जो शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का 40 गुना होता है। शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का कितना गुना होता है? 40 गुना होता है। जो शरीर का क्षेत्रफल है, शरीर का क्षेत्रफल का 40 गुना होता है, ठीक ना। कि क्या? तो ये फेफड़ा का अंदर का जो क्षेत्रफल, इसको अगर खोला जाएगा तो शरीर के क्षेत्रफल का 40 गुना इतना क्षेत्रफल वो घेरेगा। कितना? मान के चलिए 93 वर्ग किलोमीटर हो गया। 93 कितना हो गया? 93 वर्ग मीटर हो गया ये आंतरिक क्षेत्रफल शरीर के फेफड़े का। शरीर के भीतर प्रति सेकेंड लगभग 150 लाख मतलब 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती है। कितना? प्रति सेकेंड। अरे बाप रे बाप। शरीर के भीतर जो है प्रति सेकेंड लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती है। कितना? 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती है। मतलब कि शरीर के अंदर देखा जाए ना, जितना भी कोशिका हम लोग शरीर में है, पर सेकेंड में इतना लाख कोशिका को नष्ट हो रहा है, तो बनता भी तो होगा इतना स्पीड से। स्त्री के गर्भाशय का जो भार है, स्त्री का जो गर्भाशय है ना, गर्भाशय यूट्रस हो गया, जिस भार है, जिसने कभी संतान जन्म नहीं दिया हो। अगर कोई कुंवारी लड़की है उस जो संतान जन्म नहीं दिया हो, उसका जो वज़न कितना होगा? तो मात्र 50 ग्राम होता है उसका यूट्रस का वज़न। कितना ग्राम होता है? मात्र 50 ग्राम होता है। देख रहे हैं। अगर वह संतान को जन्म दे दे तो वही स्त्री का गर्भाशय बढ़ के कितना हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। तो इतना कम होता है गर्भाशय का वज़न। 50 ग्राम होता है कुंवारी में और 100 ग्राम हो जाता है वही शादी के बाद, बच्चा जन्म देने के बाद। देखिए आगे देखते हैं। गुर्दे का जो भार है लगभग 140 ग्राम होता है। गुर्दा मतलब किडनी। किडनी का भार कितना होता है? 140 ग्राम। मात्र 140 ग्राम होता है किडनी का भार। कितना होता है? 140 ग्राम होता है, ठीक है। हृदय की रक्त पंप करने की जो क्षमता है, हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर प्रति मिनट है। कितना है? 4.5 लीटर प्रति मिनट है। मतलब कि 1 मिनट में 4.5 लीटर क्या कर सकता है? हृदय रक्त को पंप कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बताइए हृदय जो है 1 मिनट में कितना लीटर जो है प्रति मिनट क्या कर सकता है? रक्त को पंप कर सकता है। तो 4.5 लीटर 1 मिनट में पंप कर सकता है। दुक 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 दुक। आगे देखा जाए तो छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत कितनी मीटर लंबी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये सब है लास्ट का। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है और उसका जो व्यास है, आंतों का जो व्यास होता है, मान के चलिए मोटाई इसका जो व्यास है, ये हमारा मोटाई होगा, तो उसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसका व्यास कितना होता है छोटी आंत का? छोटी आंत का व्यास जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। जो हम लोग भोजन करते हैं अंदर जाता है तो व्यास 2.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा 12, मतलब कि 1.25।
कितना हो जाएगा 1.25, ये हमारा रेडियस हो जाएगा। तो ये जो है हमारा छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है और उसका जो व्यास होता है वह 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक ना। याद रखिएगा, छोटी आंत के बारे में कह रहा है, कितना मीटर लंबा होता है, 7 मीटर लंबा होता है और व्यास कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण मतलब ब्लड सर्कुलेशन में लगभग 23 सेकेंड का समय लगता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, शरीर के भीतर पूरा रक्त को एक बार घूमने में 23 सेकेंड समय लगता है। कितना समय लगता है, 23 सेकेंड का समय लगता है एक बार भीतर पर रक्त का परिभ्रमण करने में, मतलब ब्लड को सर्कुलेट होने में 23 सेकेंड का समय लगता है। आगे देखते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नामक जो प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, ये पेनिसिलियम नामक कवक से ही प्राप्त किया जाता है। कवक से बनाया गया था ये एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलियम नामक कवक से बनाया गया है, ठीक है। मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड है। क्या है ये, होमिनिड है। मनुष्य को हम लोग क्या कह सकते हैं, होमिनिड कहते हैं। तो ये मनुष्य जो है संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड है। क्या है, बुद्धिमान होमिनिड है, सबसे बुद्धिमान। अल्बाट्रॉस, क्या लिखा हुआ है, अल्बाट्रॉस सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि समुद्र का सबसे बड़ा पक्षी कौन है, अल्बाट्रॉस। क्या नाम है, अल्बाट्रॉस। क्या नाम है, अल्बाट्रॉस। ये सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है जिसके पंख का फैलाव जो होता है 10 से 12 फीट होता है। ये पक्षी है, इसका पंख का फैलाव देखिए 10 से 12 फीट होता है। ये क्या नाम है इसका, अल्बाट्रॉस। क्या नाम है इसका, अल्बाट्रॉस। समुद्री पक्षी है अल्बाट्रॉस। इसका जो पंख का फैलाव है 10 से 12 फीट तक है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। प्लेसेंटा बनने के आरंभ के समय, प्लेसेंटा बनने के आरंभ के समय HCG हार्मोन जो है काफ़ी मात्रा में स्रावित होकर मूत्र में उत्सर्जित होने लगती है। किसमें, मूत्र में। तो प्लेसेंटा बनने के शुरुआत के समय HCG हार्मोन जो है, HCG हार्मोन काफ़ी मात्रा में स्रावित होता है, ठीक ना। और वो जो है मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। इसी समय मूत्र की जांच में इसे हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है। और इसी समय क्या होता है, जो मूत्र की जांच की जाएगी और इसमें मूत्र में जांच में क्या किया जाएगा, तो हार्मोन की उपस्थिति का गर्भाधान की जांच की जाएगी कि इसमें गर्भाधान मतलब इसी से क्या हम पता कर सकते हैं, मूत्र को अगर ले लिया जाए, उससे हम लोग जाँच किया जाएगा तो उसमें हार्मोन की उपस्थिति है कि नहीं, जिससे क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा हम लोग के कि वो प्रेग्नेंट मतलब कि गर्भाधान है कि नहीं वो लड़की। तो क्यों होता है, यही प्लेसेंटा के बनने के आरंभ में। एक कौन सा हार्मोन, तो HCG हार्मोन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो मान के चलिए अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं, इसे पता लगाना है, उसके मूत्र को लेके हम लोग कौन सा हार्मोन की जांच कर सकते हैं, तो HCG हार्मोन की जांच कर सकते हैं। कौन सी हार्मोन, HCG हार्मोन की जांच कर सकते हैं, जिससे क्या पता चल जाएगा वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। क्यों बनता है ये HCG हार्मोन, तो ये प्लेसेंटा बनने के शुरुआत में ये हार्मोन निकलता है। प्लेसेंटा जो बनता है शरीर अंदर भ्रूण में, तो प्लेसेंटा बनने की शुरुआत में जो है HCG हार्मोन निकलता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। प्लेसेंटा बनने की शुरुआत में HCG हार्मोन निकलता है। चलिए, बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है, बच्चे के हृदय की धड़कन ज़्यादा मात्रा में जल्दी धड़कता है, हम लोग देखे भी हैं, है ना। आगे देखते हैं, एक बार सांस लेने की क्रिया 5 सेकेंड में अर्थात 2 सेकेंड के निश्वसन तथा 3 सेकेंड के उच्छ्वसन में पूरी होती है। हम लोग जो सांस लेते हैं तो 2 सेकेंड हम लोग सांस को लेने में लगाते हैं और छोड़ने में 3 सेकेंड लगाते हैं। कितना, लेने में 2 सेकेंड और छोड़ने में 3 सेकेंड, टोटल कितना, 5 सेकेंड। टोटल कितना हो गया, एक बार सांस लेने में 5 सेकेंड का समय लगता है। तो जो हम लोग लेते हैं उसको निश्वासन बोलते हैं इंस्पिरेशन, जो छोड़ते हैं उसको एक्सपिरेशन बोलते हैं उच्छ्वसन। इस दौरान 500 मिलीलीटर हवा अंदर जाती है। एक बार में कितना हवा जाती है, 500 मिलीलीटर हवा अंदर जाती है। कितना, 500 मिलीलीटर हवा अंदर जाती है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रतिदिन क्या होता है, लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। माने मनुष्य के शरीर में देखा जाए तो जो खून होता है वो प्रतिदिन मतलब डेली 350 लीटर को क्या पहुंचाता है, तो शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है ऑक्सीजन को। कहाँ तक, कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है 350 लीटर। तो समझिए कि बार बार वो घूमते रहता है। 5-6 लीटर तो है ही है, वही घूमते रहता है 350 लीटर को पहुँचाता है ऑक्सीजन शरीर की पूरा कोशिका में एक दिन में, देख रहे हैं ना। और इसमें जो है 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा ले जाया जाता है तथा शेष 3% भाग को साधारण रुधिर प्लाज्मा करता है। शेष 3% भाग को क्या करता है, साधारण खून जो है वो प्लाज्मा कर लेता है। 97% तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा लेके जाता है, 97%।
और जो है 3% भाग जो है वो प्लाज्मा लेके जाता है। कौन लेता है? खून का जो प्लाज्मा होता है वो 3% जो है लेके जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए आगे देखते हैं। महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित सामाजिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य, क्या लिखा हुआ है? महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित सामाजिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गाँव में 1000 की जनसंख्या पर एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता चुनी गई है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जिसको आशा कहा जाता है। ये कितना है? तो ये 1000 महिला पर एगो होती है। 1000 की जनसंख्या पर एगो महिला होती है। कितना पर? 1000 की जनसंख्या पर एगो महिला सामाजिक कार्यकर्ता चुनी जाती है, जिसको आशा बोलते हैं। आशा का फुल फॉर्म अगर आ जाएगा तो मुँह बांध दीजिएगा। आशा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्रेडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रेडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रेडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट कहा जाता है, ठीक ना। शरीर की सामान्य टेम्परेचर अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। कितना इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम आपका शरीर का टेम्परेचर हो जाए, मतलब ठंडा पड़ जाए, तो हाइपोथर्मिया कहेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपोथर्मिया हो गया। आपको क्या हो गया? हाइपोथर्मिया हो गया, ठीक ना। वैसे कितना होना चाहिए? तो 98.4 या फिर 6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, लेकिन 95 तक घट रहा है। अगर इससे घटने के बाद और कम हो गया, समझिए कि आपका टेम्परेचर, आपको क्या हो गया? हाइपोथर्मिया हो गया है। क्या हो गया है? हाइपोथर्मिया हो गया है ना। नख, खुर और सींग केराटिन ऊतक के बने होते हैं। जाहिर सी बात है केराटिन ऊतक से ही बनता है। जितना भी सींग, नख, ऊतक है, ये सब किस ऊतक से बनता है? तो ये जो नख, खुर और सींग जो बनता है वो केराटिन ऊतक से बनता है। कौन सा ऊतक से? केराटिन टिश्यू से बनता है, ठीक ना। डीएनए बारकोडिंग, डीएनए बारकोडिंग क्या होता है? देखिएगा, एक विशिष्ट जीन या जीन से डीएनए के एक छोटा खंड का उपयोग करके प्रजातियों की पहचान की एक विधि है। यह जो है एक विशिष्ट जीन और जीन के डीएनए के एक छोटे खंड का उपयोग करके प्रजातियों की पहचान की जाती है। यह एक विधि होती है डीएनए बारकोडिंग। और ये जो डीएनए बारकोडिंग है, इससे कुछ अनुप्रयोग में शामिल है फूल या फल उपलब्ध न होने पर भी पौधों की पत्तियों की पहचान करना। अगर फूल फल उपलब्ध नहीं है तो तब भी हम उससे क्या कर सकते हैं? पौधा की पत्तियों की पहचान करना डीएनए बारकोडिंग कहलाता है। इसे पता कर सकते हैं हम लोग। परागण करने वाले जानवरों के शरीर पर, देखिए, जो परागण करने वाले जो जानवर होते हैं, परागण करने वाले जानवरों के शरीर पर एकत्रित पराग की पहचान करना, कीट लार्वा की पहचान करना, जिसमें वयस्कों की तुलना में कम नैदानिक लक्षण हो सकते हैं, ये हमारा डीएनए बारकोडिंग होता है। तो ये तो पेड़ पौधों के माध्यम से ये बता रहा है। डीएनए बारकोडिंग किसमें देखने को मिल रहा है? पेड़ पौधों में, ठीक ना। कीट लार्वा में भी देखने को मिलता है। कीट लार्वा की पहचान किया जा सकता है ना। परागण करने वाले जानवरों के शरीर पर एकत्रित पराग की पहचान किया जा सकता है। परागण करने वाले जो जानवर होते हैं उनके शरीर पर एकत्रित जो पराग होता है, जमा होता है, उसकी हम लोग पहचान करके हम लोग पता लगा सकते हैं ये कौन सा फल, मतलब ये पौधा है, नहीं ना। पौधों के बारे में हम लोग ज़्यादातर हम लोग देख सकते हैं। जब एक से अधिक जीवों के डीएनए वाले नमूने से जीवों की पहचान करने के लिए बारकोडिंग का उपयोग किया जाता है तो डीएनए मेटा बारकोडिंग शब्द का उपयोग किया जाता है। अगर एक से अधिक जीवों का हम लोग डीएनए का नमूना एकत्रित कर लेंगे और उसे हम लोग पहचान करने के लिए बारकोडिंग का उपयोग करेंगे तो उसको हम लोग डीएनए मेटा बारकोडिंग बोलेंगे। मेटा मतलब ज़्यादा, एक से अधिक मतलब मेटा बारकोडिंग बोल देंगे, जिसमें एक से ज़्यादा हम लोग जीवों का क्या करेंगे? तो हम लोग उसका जाँच करेंगे। सोवा रिग्मा दोस्तों क्या होता है? सोवा रिग्मा तो इसका अर्थ यह है कि उपचार का ज्ञान और यह भोटी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया? सोवा रिग्मा। तो ये भोटी भाषा में लिखा गया सोवा रिग्मा। और ये होता क्या है? तो यह हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। कहाँ की? हिमालय की। सोवा रिग्मा जो है हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है, जो तिब्बत से आई है। कहाँ से आई है? तिब्बत से आई है। और इसके ज़्यादातर सिद्धांत एवं उपचार जो है आयुर्वेद के समान है। इसमें इलाज के लिए शरीर और मन के विकास के महत्व दिया जाता है। इसमें इलाज जब किया जाता है ना, तो शरीर को और मन को बहुत ज़्यादा कठोर मजबूत बनाया जाता है। विकास के महत्व दिया जाता है शरीर को और मन को, तब जाके ये काम करता है। सोवा रिग्मा क्या है? आयुर्वेदिक तरह से ये काम करता है। ये आयुर्वेद के समान ही है, और लेकिन यह इलाज के लिए शरीर और मन को बेहद मजबूत किया जाता है इससे, तब जाके ये काम करता है। और ये कहाँ का भाषा है? सोवा रिग्मा
तो ये भोटी भाषा है, भोटी भाषा है। कहाँ का भाषा है? भोटी भाषा है, ठीक ना। और हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति को लाया गया है। हिमालय की ये पारंपरिक दवा पद्धति है जो कि तिब्बत से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? तिब्बत से आया हुआ है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, थैंक यू। अब हम लोग अगला एपिसोड में देखेंगे, सारा विविध को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।